घने जंगल, ऊंचे नीले पहाड़ और हर तरफ फैला हुआ खामोश डर। दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वतों के नीचे बसे छोटे से इलाके सेगूर में एक ऐसा आतंक फैल चुका था जिसने पूरे जंगल और आसपास के गांवों को दहशत में डाल दिया था। लोग कहते थे ये कोई साधारण बाघ नहीं था, ये एक नरभक्षी बाघ था जो इंसानों का शिकार करता था। कभी नदी पर पानी भरने गई एक महिला अचानक गायब हो जाती, कभी जंगल में मवेशी चराने गया चरवाहा वापस नहीं लौटता। चारों ओर केवल एक ही सवाल था, क्या इस खूंखार नरभक्षी को रोका जा सकेगा? और तभी इस कहानी में प्रवेश होता है प्रसिद्ध शिकारी और लेखक केनेथ एंडरसन का। क्या वो इस रहस्यमय और खतरनाक नरभक्षी का सामना कर पाएंगे? क्या जंगल का ये आतंक खत्म होगा? आइए सुनते हैं रोमांच, खतरे और जंगल की सच्ची घटनाओं से भरी कहानी सेगूर का नरभक्षी। सेगूर नामक छोटा सा गांव दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नीलगिरी पर्वतों की उत्तर पूर्वी ढलानों के नीचे स्थित है। नीलगिरी शब्द का शाब्दिक अर्थ ही नीले पहाड़ होता है। इस सुंदर पर्वत श्रृंखला की चोटी पर एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य स्थल उटकामंड यानी ऊटी स्थित है, जो लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे स्नेहपूर्वक हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है और ये भारत के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। ऊटी की अपनी अलग ही मोहकता है। यहाँ की जलवायु ऐसी है कि लगभग सभी प्रकार के अंग्रेजी फूल और सब्जियाँ यहाँ बहुत अच्छी तरह उगाई जा सकती हैं। चारों ओर फैले ऊंचे यूकैलिप्टस यानी ब्लू गम के पेड़ों की सुगंध जो आसपास के बागानों से हवा के साथ पूरे स्टेशन में फैल जाती है, और उसके साथ देवदार और चीड़ की खुशबू मिलकर ऊटी की यादों को अविस्मरणीय बना देती है। यहाँ की ठंडी जलवायु नीचे दूर फैले तपते मैदानों की गर्मी और थकावट से आने वाले यात्रियों के लिए एक सुखद परिवर्तन प्रदान करती है। ऊटकामंड से लगभग 12 मील लंबी एक तीखी घाट सड़क निकलती है। ये सड़क पहले सुंदर ढलानों और लहराते मैदानों से होकर गुजरती है, जहाँ कभी अंग्रेज निवासी लोमड़ी के शिकार का खेल खेला करते थे। हालांकि यहाँ लोमड़ी की जगह स्थानीय सियार का शिकार किया जाता था। इसके बाद ये सड़क अचानक तीव्र ढलान के साथ नीचे उतरती हुई पर्वत के नीचे स्थित सेगूर तक पहुंचती है, जहां घने उष्णकटिबंधीय जंगल फैले हुए हैं। कुछ स्थानों पर यह सड़क इतनी खड़ी है कि वहां से गुजरना केवल अधिक शक्तिशाली मोटर कारों के लिए ही संभव है। सेगूर पहुंचकर ये सड़क दो भागों में बंट जाती है। एक शाखा उत्तर पश्चिम की ओर घने जंगलों से होकर महावनहल्ला नामक बस्ती और मासिनीगुड़ी गांव के पास से गुजरती हुई टिप्पाकड़ू के वन चौकी पर मुख्य सड़क से मिलती है, जो बेंगलोर और मैसूर शहरों को ऊटकामंड से जोड़ती है। दूसरी शाखा पूर्व दिशा में उतने ही घने जंगलों से होकर नीलगिरी पर्वतों की तलहटी के साथ साथ 9 मील दूर स्थित अनाईकुट्टी वन विश्राम गृह तक जाती है। इस क्षेत्र को दो स्थायी नदियां सींचती हैं, सेगूर नदी और अनाईकुट्टी नदी, जो नीलगिरी पर्वतों से चांदी जैसे झरनों के रूप में उतरती हैं। यहाँ से उनका जल विशाल उष्णकटिबंधीय जंगलों से होकर लगभग 15 मील दूर जाकर मोयार नदी में मिल जाता है। मोयार नदी, जिसे कभी कभी मैसूर डिच भी कहा जाता है, उत्तर में मैसूर रियासत, उत्तर पूर्व में कोयंबटूर जिले और दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमाला की सीमा बनाती है। कोयंबटूर और नीलगिरी दोनों ही उस समय मद्रास प्रांत के हिस्से थे। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में मालाबार वायनाड के सदाबहार जंगल फैले हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में घने जंगल हैं और ये मैसूर, मलाबार और नीलगिरी के शिकार आरक्षित क्षेत्रों का हिस्सा है। यहाँ बड़ी संख्या में जंगली हाथी, बाइसन यानी गौर, बाघ, तेंदुए, सांभर, चीतल और अन्य अनेक वन्य जीव पाए जाते हैं। अनाईकुट्टी का वन विश्राम गृह एक छोटे टीले पर बना हुआ है, जिसके पास से अनाईकुट्टी नदी का तेज बहाव गुजरता है। गर्मियों में ये स्थान अस्वास्थ्यकर हो जाता है, क्योंकि यहाँ मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की भरमार रहती है और कई घातक ब्लैक वाटर फीवर के मामले भी यहीं से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन सर्दियों में ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। सुबह ताज़ी और धूप भरी होती हैं, जंगलों में लंबी सैर के लिए आदर्श। दोपहरें मध्यम ठंडी होती हैं, शामें ठंडी हो जाती हैं और रात होते होते पहाड़ियों की चोटियों से एक बर्फीली हवा उतरकर आसपास के जंगलों से उठने वाली गर्म हवा की जगह ले लेती है। रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि आदमी अक्सर बंगले के अंदर ही रहने को मजबूर हो जाता है। बंगले के सभी कमरों में आग जलाने के लिए चिमनियां बनी होती हैं। जंगल की लकड़ियों की जलती हुई आग के सामने बैठकर एक सच्चा क्रिसमस जैसा वातावरण बन जाता है,
जहां लोग यति यानी एबोमिनेबल स्नोमैन या भूतों की डरावनी कहानियां सुनाते और चर्चा करते हैं। इस बंगले के परिसर के भीतर भी हाथी, बाघ और तेंदुए घूमते रहते हैं। उनकी चिंगाड़ें, दहाड़ें और गुर्राहटें उस सोए हुए व्यक्ति को, जो 2 कंबलों में दुबक कर अपने बिस्तर के पास जलती आग की गर्मी ले रहा होता है, ये याद दिलाती रहती हैं कि वो अभी भी एक उष्णकटिबंधीय जंगल के बीच में ही है। ये जंगल मेरे पसंदीदा स्थानों में से है और यहाँ मेरे कई छोटे छोटे रोमांचक अनुभव हैं जो इतने वर्षों बाद भी मेरी स्मृति में ताज़ा हैं। ऐसा ही एक अनुभव सुनिए। भारत में जंगली कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं। इनके झुंड 3 से लेकर 30 तक की संख्या में हो सकते हैं। कभी कभी ये मैसूर और कोयम्बटूर की सीमाओं से इन जंगलों में घुस आते हैं, जहां इनकी संख्या विशेष रूप से कोयम्बटूर में बहुत अधिक है। ये झुंड हिरणों के लिए अत्यंत विनाशकारी होते हैं, विशेष रूप से सांभर और चीतल के लिए। ये इन्हें लगातार पीछा करके पकड़ लेते हैं और जीवित ही टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कई बार मैंने इन और दूसरे जंगलों में सांभर को इन जंगली कुत्तों से भागते देखा है। इनका शिकार करने का तरीका बड़ा चतुर होता है। कुछ कुत्ते शिकार का पीछा करते हैं, जबकि बाकी अलग होकर आगे निकल जाते हैं और रास्ते में घात लगाकर बैठ जाते हैं। जब वे शिकार करते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत तीखी होती है, जो कुत्ते की बजाय किसी पक्षी की सीटी जैसी लगती है। शिकार को गिराने के लिए ये कुत्ते उसकी आंखें निकाल देते हैं, पेट फाड़ देते हैं, उसकी नसें काट देते हैं या उसे नपुंसक बना देते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक सांभर इन जंगली कुत्तों से बचने के लिए पानी के एक कुंड में कूद गया। उसका पेट पहले ही फाड़ दिया गया था और उसकी आंतें लगभग 20 फीट तक पीछे लटक रही थीं। सांभर असाधारण रूप से मजबूत जानवर होता है। कई बार ये कुत्ते उसे जीवित ही खाते रहते हैं, जबकि वो अभी तक मरा नहीं था। एक शाम लगभग 5 बजे मैं बंगले से लगभग 1 मील दूर था। मैं जमीन से उगने वाली एक अनोखी किस्म की ग्राउंड ऑर्किड के पौधे को देख रहा था, जिसमें छोटे छोटे सितारे जैसे फूल लगे हुए थे। अचानक मुझे तरह तरह की आवाजें सुनाई दीं, जिनका स्रोत मैं पहले समझ नहीं पाया। वहां चीखें, भौंकने जैसी आवाजें और लंबी खिंची हुई हुकारें थीं, जिनके बीच बीच में गुर्राहट और वूफ जैसी ध्वनियां भी थीं। कुछ ही क्षणों में मुझे समझ आ गया कि ये आवाजें जंगली कुत्तों की हैं, जो शायद किसी जंगली सूअर या भालू पर हमला कर रहे हैं। मैंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। मैंने शायद 1 फरलांग की दूरी ही तय की थी कि तभी मोड़ के पीछे से एक बाघिन भागती हुई दिखाई दी, जिसके चारों ओर लगभग आधा दर्जन जंगली कुत्ते थे। मैं तुरंत एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया और उस असाधारण दृश्य को देखने लगा। कुत्तों ने बाघिन को चारों ओर से घेर रखा था और वो जोर जोर से गुर्रा रही थी। कभी कभी कोई कुत्ता पीछे से झपटकर उसे काट लेता, तब वो उस छोटे से हमलावर को फाड़ डालने के लिए उसकी ओर मुड़ती, लेकिन उसी समय दूसरी दिशा से 2 और कुत्ते उस पर टूट पड़ते। इस तरह बाघिन को लगातार घूमते रहना पड़ रहा था और मैं देख सकता था कि वो तेजी से थकती जा रही थी। इस पूरे समय कुत्ते बहुत शोर मचा रहे थे। इसका कारण मुझे थोड़ी देर में समझ में आया, जब लड़ाई के बीच थोड़ी शांति हुई और मैंने दूर से मुख्य झुंड की सीटी जैसी आवाज सुनी, जो अपने अग्रिम दल की सहायता के लिए तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघिन ने भी ये आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि अचानक वो नए जोश और क्रोध से 2 कुत्तों पर झपट पड़ी। उनमें से एक को उसने अपने पंजे से इतनी जोरदार चोट मारी कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसकी आवाज बिल्कुल किसी सूखी टहनी के टूटने जैसी थी। दूसरा कुत्ता मुश्किल से बचकर कूद पाया। इसके बाद बाघिन ने इस क्षणिक अवसर का लाभ उठाया और लंबी छलांग लगाकर वहां से भाग निकली। बाकी बचे 5 कुत्ते तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। वे अभी मेरी आंखों से ओझल ही हुए थे कि तभी मुख्य झुंड मेरे सामने से दौड़ता हुआ निकल गया। मैंने गिनती की तो उसमें 23 कुत्ते थे। वे मेरे पास से बिना मेरी ओर ध्यान दिए तेजी से निकल गए। कुछ देर बाद पीछा करने की आवाजें भी दूर होती चली गईं और वहां केवल वो एक मृत कुत्ता ही पड़ा रह गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं इतना अधिक उत्सुक और जंगली कुत्तों के साहस से इतना प्रभावित था कि मैंने न तो बाघिन पर गोली चलाई और न ही कुत्तों पर। अगली सुबह मैंने कुछ लोगों को भेजा कि वो इस घटना का परिणाम पता लगाएं। वे दोपहर के लगभग लौटे। वे अपने साथ बाघ की छाल के कुछ टुकड़े लाए थे। उन्होंने बताया कि लगभग 5 मील दूर जंगली कुत्तों ने अंततः उस थकी हुई बाघिन को घेर लिया और सचमुच उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनकी जानकारी के अनुसार अंतिम लड़ाई में 5 कुत्ते मारे गए थे। इसके बाद विजयी कुत्तों ने बाघिन को खा लिया, यहां तक कि उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के भी अधिकांश हिस्सों को खा लिया। इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की 3 अलग अलग जातियां रहती हैं। पहले है बडागा। ये बहुत समय पहले मैसूर राज्य से आए आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जो स्वयं उत्तर से आए मुस्लिम विजेताओं से बचकर यहाँ आ बसे। समय के साथ ये बडागा अब काफी समृद्ध हो गए हैं।
इनके पास जमीनें हैं, बड़ी संख्या में मवेशी हैं और अर्ध जंगली भैंसों के विशाल झुंड हैं, जिनके लंबे और मुड़े हुए सींग होते हैं। इसके बाद आते हैं केसवा। ये संख्या में सबसे अधिक हैं, लेकिन स्वभाव से काफी आलसी माने जाते हैं। ये बडागांव के अधीन चरवाहों और खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं। अंत में आते हैं करुम्बा। ये संख्या में अपेक्षाकृत कम हैं और ये इस धरती के मूल निवासी हैं। ये पूरी तरह जंगलों में रहने वाले लोग हैं। ये जंगली शहद, जड़ों, शिकार और छोटे जानवरों और पक्षियों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। करुम्बा लोग बहुत अच्छे पगचिन्ह पहचानने वाले होते हैं। कोयम्बटूर के शोलागा और सलेम के पुजारी लोगों की तरह ही ये प्रकृति के सच्चे बच्चे हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जंगलों में ही रहते हैं। अब जब मैंने पाठक को उस क्षेत्र का थोड़ा सा परिचय दे दिया है जहां ये घटना घटी थी, तो मैं समय नष्ट नहीं करूंगा और सेगूर के नरभक्षी की कहानी सुनाना शुरू करता हूं। कहा जाता है कि ये बाघ असल में मलाबार वायनाड जिले के साइलेंट वैली जंगलों से आया था। ये क्षेत्र नीलगिरी पर्वतों के ठीक विपरीत दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये इलाका हाथियों के लिए कुख्यात है, विशेषकर रोग यानी दुष्ट या अकेले भटकने वाले हाथियों के लिए, जिनकी यहाँ बहुत अधिक संख्या है। यहाँ बाइसन भी बहुत पाए जाते हैं। सामान्यतः यहाँ बाघ बहुत कम होते हैं। पहले कुछ मानव हत्याएं साइलेंट वैली क्षेत्र में हुईं, फिर वे अचानक बंद हो गईं और बाद में गुडालूर, जो टिप्पाकड़ू से लगभग 20 मील दूर है, वहां शुरू हो गई। उसके बाद मासिनीगुड़ी में और अंततः सेगूर और अनाईकुट्टी के बीच के क्षेत्रों में भी हत्याएं होने लगी। ये बाघ अपने मूल स्थान से इतनी दूर क्यों चला आया और उसने नीलगिरी पर्वतों का लगभग पूरा चक्कर क्यों लगाया, ये कोई नहीं जानता। उस समय गर्मियों का मध्य था और बाघ बहुत सक्रिय था। वो सेगूर में शिकार कर रहा था और फिर एक सप्ताह के भीतर अनाईकुट्टी में भी उसने हमला कर दिया। इसी समय मैं वहां पहुंचा। उसका आखिरी शिकार एक केसवा चरवाहा था। वो अपनी अर्ध जंगली भैंसों के झुंड को अनाईकुट्टी से लगभग 2 मील दूर नदी के निचले हिस्से में चरा रहा था, जहां नदी मोयार की ओर बहती है। इस घटना में नरभक्षी बाघ ने बड़ी चालाकी से चरवाहे का पीछा किया और हमला किया, जबकि उसके चारों ओर भैंसें चर रही थीं। उन्हें उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने उस आदमी को मार दिया और शायद उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी भैंसों को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये भैंसें पूरी तरह पालतू नहीं होती और किसी अजनबी के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, खासकर अगर वो व्यक्ति यूरोपियन कपड़ों में हो, जो उन्हें अजीब लगता है। ऐसे में वे अक्सर देखते ही हमला कर देती हैं। जब उन्होंने बाघ को देखा तो वे संभवतः एक साथ उस पर टूट पड़ी और उसे भगा दिया। इस तरह वो मरे हुए आदमी को वहीं छोड़कर भाग गया। उस रात ना तो भैंसें और ना ही उनका चरवाहा वापस बाड़े में लौटे। अगली सुबह जल्दी ही एक खोज दल निकला, ये पता लगाने के लिए कि वे वापस क्यों नहीं आए। उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने मृत चरवाहे को पाया, जिसके चारों ओर उसकी भैंसें शांतिपूर्वक घास चर रही थीं। उन्होंने प्रभावी रूप से बाघ को अपने शिकार पर लौटने से रोक दिया था। लाश की जांच, बाघ के पंजों के निशान और भैंसों के खुरों के निशानों से पूरी घटना का क्रम स्पष्ट हो गया, ठीक उसी तरह जैसा मैंने अभी बताया। इससे एक सप्ताह पहले सेगूर में जो हत्या हुई थी, वो एक स्त्री की थी। वो अपनी रोज की तरह पानी का घड़ा लेकर सेगूर नदी पर अपने परिवार के लिए पानी भरने गई थी। इस बार बाघ अपने शिकार को उठाकर ले जाने में सफल हो गया था। घटना का एकमात्र सबूत था टूटा हुआ पानी का घड़ा, नदी किनारे की नरम मिट्टी में बाघ के पंजों के निशान, खून की कुछ बूंदें, फटी हुई साड़ी और कुछ बालों के गुच्छे जो झाड़ियों में उलझ गए थे जब बाघ अपने शिकार को लेकर भागा था। मैंने दोनों स्थानों का निरीक्षण किया। नदी किनारे सेगूर में पंजों के निशान बहुत स्पष्ट थे। उन्हें सावधानी से नापने और जांचने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बाघ एक छोटे आकार का नर बाघ था, जो अभी पूरी तरह वयस्क भी नहीं हुआ था। लोगों का कहना था कि ये बाघ अक्सर सेगूर और अनाईकुट्टी के बीच 10 मील लंबी जंगल सड़क से आता जाता रहता था। इस रास्ते पर, खासकर इन दोनों स्थानों के आसपास, उसके पंजों के निशान अक्सर दिखाई देते थे। इसलिए प्रारंभिक योजना के रूप में मैंने ये तय किया कि मैं सड़क के अलग अलग स्थानों पर बैठकर घात लगाऊंगा, और पाठक को अधिक विवरणों से थकाए बिना मैंने इस योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। इस प्रकार अभ्यास करते हुए मैं एक पूरा सप्ताह बिताता रहा, कभी सेगूर के आसपास और कभी अनाईकुट्टी के पास, लेकिन बाघ का कोई भी संकेत देखने को नहीं मिला। 7वीं रात मैंने सेगूर से 1.5 मील दूर एक पेड़ पर बिताई। अगली सुबह जब मैं अपने मुख्य ठिकाने अनाईकुट्टी के वन बंगले में वापस लौटा, तो मुझे बताया गया कि एक करुम्बा व्यक्ति जो पिछली सुबह जंगली शहद इकट्ठा करने के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है। वह हनी रॉक नामक स्थान के पास गया था, जो नीलगिरी की निचली पहाड़ियों से लगभग 4 मील दूर है।
वहाँ सैकड़ों की संख्या में विशाल रॉक बी यानी चट्टानी मधुमक्खी के छत्ते पाए जाते हैं। मैंने 20 लोगों का एक खोज दल तैयार किया और उनके साथ उस घने और जंगली स्थान की ओर गया। संभावित नरभक्षी के हमले से बचाव के लिए हमने दल को 4 समूहों में बांट दिया, हर समूह में 5 आदमी। हम दोपहर तक खोज करते रहे। तभी एक आदमी ने एक नाले में पड़े करुम्बा के शव को देख लिया और मुझे खबर दी। मैं तुरंत वहां पहुंचा। मैंने देखा कि उस आदमी की गले में काटकर हत्या की गई थी। उसके पास एक खाली मिट्टी के तेल का टिन पड़ा था जिसमें वह शहद इकट्ठा कर रहा था। सारा शहद जमीन पर गिर गया था और उस पर काली चींटियों की एक बड़ी कॉलोनी टूट पड़ी थी जिसने पूरे टिन को काले झुंड से ढक लिया था। पहले मुझे लगा कि उसे बाघ ने मारा होगा और मैं यह सोचकर हैरान था कि इतने शांत और एकांत स्थान में उसने शव को खाया क्यों नहीं। लेकिन जब हमने आसपास के निशानों की जांच की तो जल्द ही पता चल गया कि हत्यारा बाघ नहीं बल्कि एक मादा भालू थी जिसके साथ उसका बच्चा भी था। माँ भालू के मानव जैसे पैरों के निशान और बच्चे के छोटे निशान नाले की नरम रेत में साफ दिखाई दे रहे थे। संभवतः मादा भालू अपने बच्चे के साथ सो रही थी या नाला पार करने वाली थी। तभी शहद की तलाश में करुम्बा अचानक उसके सामने आ गया। स्लॉथ भालू का स्वभाव वैसे भी बहुत अनिश्चित होता है। इसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता कमजोर होती है, इसलिए कई बार इंसान बहुत पास तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। जब अचानक उन्हें इंसान दिखाई देता है तो डर और घबराहट में वे बिना किसी उकसावे के हमला कर देते हैं। निश्चित रूप से यहाँ भी यही हुआ होगा। डरी हुई और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए चिंतित मादा भालू करुम्बा पर झपट पड़ी, उसके गले को काट दिया जिससे उसकी जुगलर नस कट गई और फिर जितनी जल्दी हो सकता था वहां से भाग गई। मैं उस भालू का शिकार करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने अपने बच्चे की रक्षा में ही हमला किया था। मैं अनाईकुट्टी बंगले लौटने ही वाला था कि खोज दल में शामिल 4 करुम्बाओं ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उस भालू को ढूंढकर मार दूं। उनका कहना था कि जब वे भविष्य में शहद लेने के लिए उसी स्थान पर आएंगे तो वह भालू उनके लिए खतरा बन सकता है। उन्हें संतुष्ट करने के लिए, न कि अपनी इच्छा से, मैंने बाकी लोगों को वापस भेज दिया और उन 4 करुम्बाओं के साथ भालू के निशानों का पीछा करने निकल पड़ा। भालू के निशान नाले के साथ साथ चलते हुए एक छोटी धारा तक पहुंचे। वहां से भालू और उसका बच्चा कुछ दूर तक पानी के साथ चलते रहे और फिर जंगल की ओर मुड़ गए। इसके बाद वे ऊपर की ओर चढ़ने लगे, जहां चट्टानों और गुफाओं की भरमार थी। इन चट्टानों से सैकड़ों रॉक बी के छत्ते लटक रहे थे, काले गुच्छों की तरह। कुछ छत्ते 5 फुट से भी लंबे, 1 गज चौड़े और 1 फुट से अधिक मोटे थे। अब हम जिस जमीन पर चल रहे थे वह कठोर और पथरीली थी और मेरी अभिज्ञ आंखों को भालुओं के गुजरने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन करुम्बाई शायद ही कभी गलती करते थे। उनके पद चिन्हों पहचानने के कौशल को देखना वास्तव में अद्भुत था। 2 घंटे से अधिक समय तक वे मुझे ऊपर नीचे पहाड़ियों, गहरी घाटियों और पथरीली धारों के बीच घुमाते रहे। कहीं उल्टा पड़ा पत्थर, कहीं हिली हुई पत्ती, कहीं खरोच का हल्का निशान। इन सब से वे पहचान लेते कि भालू किस दिशा में गया है। आखिरकार हम एक गुफा के मुहाने तक पहुंचे, जो एक उभरी हुई चट्टान के ऊपर थी। उस चट्टान से 23 अलग अलग मधुमक्खियों के छत्ते लटक रहे थे। करुम्बाओं ने बताया कि यही मादा भालू और उसके बच्चे का घर है। मैं गुफा के मुहाने से लगभग 10 गज दूर खड़ा हो गया और लोगों से कहा कि वे अंदर पत्थर फेंकें। उन्होंने लगभग 20 मिनट तक लगातार पत्थर फेंके, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर करुम्बाओं ने घास की मशाल बनाई। हमने उसे जलाकर गुफा के अंदर फेंका, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंत में 5 और मशालें बनाई गईं। एक मशाल जलाकर मैं उस करुम्बा के पीछे पीछे गुफा के अंदर गया जो उसे पकड़े हुए था, और बाकी 3 करुम्बा पीछे आ रहे थे। गुफा अंदर से छोटी थी और स्पष्ट रूप से खाली थी। भालू और उसका बच्चा शायद हमारी आहट सुनकर पहले ही भाग चुके थे। मुझे इससे राहत मिली क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरा उस भालू से कोई झगड़ा नहीं था और उसके बच्चे को अनाथ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी एक करुम्बा को गुफा के एक कोने में एक विचित्र वस्तु मिली जिसके बारे में मैंने केवल सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। स्थानीय लोग इसे भालू की रोटी या तमिल में करड़ी रोटी कहते हैं।
यह लगभग 10 इंच चौड़ी, 1 इंच मोटी और काले पीले रंग की चिपचिपी गोल आकृति थी। कहा जाता है कि मादा भालू कटहल, वुड एप्पल और मधुमक्खी के छत्तों को खाती है। फिर वह इन्हें गुफा में उल्टी करके एक ढेर बना देती है, जो जमकर एक तरह की रोटी बन जाता है। इसे वह अपने बच्चे के लिए सुरक्षित भोजन के रूप में छोड़ देती है। करुम्बाओं ने मुझे यह भालू की रोटी खाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। तब उन्होंने उसे आपस में बांट लिया और बड़े मजे से खा गए। हम गुफा के मुहाने पर बैठे ही थे कि अचानक कुछ काली चीजें हमारे आसपास भनभनाने लगीं। शायद मशाल की आग, धुएं या हमारी आवाजों से परेशान होकर ऊपर के छत्तों की रॉक भी मधुमक्खियां क्रोधित हो गईं और झुंड के झुंड हम पर टूट पड़ीं। अब हर आदमी अपनी जान बचाने में लगा था। मैं अपनी राइफल उठाकर पहाड़ी से नीचे भागा। करुम्बा मुझसे कहीं तेज थे और जल्द ही आगे निकल गए। आधे मील दूर जाकर जब हम रुके तो मैंने देखा कि मधुमक्खियों ने मेरे गले, हाथों और खुले हिस्सों पर लगभग 20 डंक मारे थे, जबकि करुम्बाओं के शरीर पर लगभग 40-40 डंक थे। यह एक दुखद लेकिन दिलचस्प सुबह का एक हास्यास्पद अंजाम था। हम सब दर्द से कराहते हुए अनाईकुट्टी बंगले लौट आए, अब पहले से कहीं अधिक समझदार, लेकिन बुरी तरह डंक खाए हुए। उस रात मैं रात के 8 बजे निकला। मैं अपनी स्टूडी बेकर कार को धीरे धीरे सेगूर की ओर चला रहा था। मेरे साथ एक करुम्बा सहायक था, जो मेरे बगल में बैठकर मेरी सील्ड बीम स्पॉटलाइट की रोशनी जंगल के दोनों ओर डाल रहा था। रास्ते में हमें कुछ भी नहीं मिला। हम उत्तर पश्चिम की सड़क पर 6 मील तक आगे बढ़ते हुए महावन हल्ला और मासिनीगुड़ी से होते हुए अंततः टिप्पाकाड़ू के वन चौकी तक पहुंचे, जो वहां से 4 मील दूर थी। वहां हमने लगभग 1 घंटा बिताया और फिर वापस लौटने लगे। वापसी के रास्ते में टिप्पाकाड़ू से लगभग 3 मील दूर सड़क के किनारे हमें बाइसन या गौर का एक झुंड दिखाई दिया। जैसे ही हमारी कार उनके करीब पहुंची, वे घबराकर जोर से जंगल की ओर भाग गए। मासिनीगुड़ी और सेगूर के बीच हमें कई चीतल हिरण मिले, और जब हम अनाईकुट्टी की ओर मुड़ने वाले मोड़ के पास पहुंचे तो सड़क के बीचों बीच एक विशाल दांतों वाला हाथी खड़ा था। उसकी सफेद चमकती दांतें स्पॉटलाइट की तेज रोशनी में साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने हल्के से हॉर्न बजाया और वह धीरे धीरे रास्ते से हटकर जंगल की ओर चला गया। अंततः हम अनाईकुट्टी बंगले पहुंचे, लेकिन उस नरभक्षी टागर का कोई निशान नहीं मिला। अगली सुबह मौसम साफ और सुहावना था। मैं अपने करुम्बा गाइड के साथ जंगल के रास्ते मोयार नदी की ओर निकल पड़ा, जो लगभग 9 मील दूर थी। फिर भी हमें बाघ का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन जैसे ही जमीन ढलान लेते हुए मोयार घाटी की ओर उतरने लगी, हमें एक असाधारण रूप से बड़े तेंदुए के पंजों के निशान मिले। उन निशानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह सचमुच में बहुत बड़ा जानवर था, लगभग एक छोटी बाघिन जितना। अगर मेरे पास समय होता तो वह एक शानदार शिकार बन सकता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसका पीछा नहीं कर सका। हम देर सपहाड़ बंगले लौटे, लंबी और निरशफल यात्रा के बाद थके हुए और कुछ निराश। उस रात फिर हम कार से टिप्पाकाड़ू तक गए और वापस आए। इस बार हमें केवल एक अकेला सांभर हिरण दिखाई दिया, वह भी तब जब हम अनाईकुट्टी बंगले से पहले नदी पार कर रहे थे। सुबह होते ही मैं फिर अपने करुम्बा के साथ निकला, इस बार दक्षिण पूर्व दिशा में नीलगिरी पर्वतों की ओर। लगभग 4 मील दूर हमें झाड़ियों में एक मरी हुई मादा बाइसन मिली। जब हमने उसके शव की जांच की तो पता चला कि उसकी मृत्यु रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से हुई थी। 2 महीने पहले वन विभाग ने बताया था कि यह महामारी बदागा लोगों के मवेशियों से फैलकर जंगली जानवरों, विशेषकर बाइसन में फैल गई है, और अब हमारे सामने उसका स्पष्ट प्रमाण पड़ा था। उसी दोपहर महावन हल्ला से खबर आई कि बाघ ने एक महिला को मार डाला है। यह घटना उस पुल के पास हुई थी जहां से टिप्पाकाड़ू जाने वाली मुख्य सड़क महावन हल्ला की धारा को पार करती है और आगे जाकर वह सेगूर नदी में मिलती है। मैं तुरंत कार से वहां पहुंचा। मुझे वह जगह दिखाई गई जहां पिछली शाम बाघ ने उस महिला पर हमला किया था। वह उस समय उन चरवाहों के बीच खड़ी थी जो वहां बड़ी संख्या में बंद किए गए मवेशियों और भैंसों को पानी पिला रहे थे। असल में किसी ने भी हमला होते नहीं देखा था। वह महिला बाकी लोगों से थोड़ा दूर खड़ी थी और धारा के मोड़ के कारण सबकी नजरों से ओझल थी। अचानक उसकी तीख चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाकी 5 चरवाहे तुरंत महावन हल्ला गांव भागे।
वहां से उन्होंने 6 और लोगों को साथ लिया, जिनमें उस दुर्भाग्यपूर्ण महिला का पति भी शामिल था, और फिर वे उसे ढूंढने वापस आए। उन्हें वहां उसकी टोकरा मिली जो वह साथ लाई थी, और पास ही नरम मिट्टी में बाघ के पंजों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद वे सभी वापस गांव लौट गए। अगली सुबह 4 आदमी पैदल 10 मील का रास्ता तय करके अनाईकुट्टी आए और मुझे इस घटना की खबर दी, क्योंकि अब यह बात फैल गई थी कि मैं उस नरभक्षी को मारने के लिए इस इलाके में। हम उस स्थान पर पहुंचे जहां महिला पर हमला हुआ था। मेरे करुम्बा ट्रैकर की मदद से हम जल्द ही बाघ और उसके शिकार के निशान पकड़ने में सफल हो गए। मैंने महावन हल्ला से आए लोगों को वापस भेज दिया, साथ ही उस दुखी पति को भी। लेकिन उसने मुझसे विनती की कि मैं कम से कम उसकी पत्नी की कुछ हड्डियां वापस ले आऊं, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। मैंने उससे वादा किया कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं और मेरा करुम्बा गाइड बाघ के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़े। मेरा करुम्बा गाइड बिना लगभग कोई गलती किए उस रास्ते का पीछा करता रहा जो मुझे बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा था। स्पष्ट था कि नरभक्षी बाघ एक ऊंची पहाड़ी की ओर जा रहा था। ये पहाड़ी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की एक शाखा थी जो सड़क के पश्चिम में लगभग 2 मील की दूरी पर समानांतर चलती थी। कई वर्ष पहले मैं इसी पहाड़ी पर एक अच्छे बाइसन के सिर की तलाश में आंशिक रूप से चढ़ चुका था। मुझे पता था कि इसकी मध्य ढलानों पर लंबी भाले जैसी घास का समुद्र फैला हुआ है, जो ऊपर की ओर जाते जाते धीरे धीरे पतला हो जाता है और फिर चट्टानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। मुझे लगा कि उस इलाके में हमें बाघ या उसके शिकार को ढूंढने की बहुत कम संभावना होगी। फिर भी मेरा छोटा सा मगर मजबूत करुम्बा गाइड बिना रुके आगे बढ़ता रहा। पहाड़ी के तल से लगभग 1 मील पहले हमें झाड़ियों में उस महिला की साड़ी का एक टुकड़ा फंसा हुआ मिला। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा कि बाघ ने अपना विचार बदल लिया है, क्योंकि उसके निशान दाईं ओर मुड़ गए और पहाड़ी के समानांतर चलते हुए फिर से महावन हल्ला धारा की ओर लौटने लगे। हम उनका पीछा करते रहे और अंततः उस धारा तक पहुंच गए जो यहां एक गहरी घाटी से होकर बहती थी। ढलान पर जगह जगह बांस के झुरमुट उगाए थे, और तभी गिद्धों की तीखी चीखें और उनके भारी पंखों की फड़फड़ाहट ने हमें बता दिया कि हमारी खोज अब समाप्त होने वाली है। एक बांस के झुरमुट के नीचे उस महिला के अवशेष पड़े थे। बाघ ने अपना भोजन कर लिया था और जो कुछ बचा था उसे गिद्धों ने खत्म कर दिया था। हमें उसका सिर अलग पड़ा मिला, गिद्धों ने उसकी आंखें निकालनी थीं और चेहरे का अधिकांश मांस भी खा लिया था। ये भयानक दृश्य था। हमने उसके हाथ पैर, कांच की चूड़ियां और चांदी की पायलें इकट्ठी कीं और घास में लपेट लिया। अपने वादे के अनुसार मेरा करुम्बा गाइड बहुत अनिच्छा से वो गठरी उठाकर उसके पति के पास ले गया। उस जगह बैठकर बाघ का इंतजार करना समय की बर्बादी था, क्योंकि इतने बिखरे हुए अवशेषों के पास वो दोबारा लौटने वाला नहीं था। उस रात मैंने फिर से कार से शिकार करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अगले दिन मैंने एक युवा भैंसा खरीदा और उसे महावन हल्ला धारा के उस मोड़ के पास बांध दिया जहां महिला पर हमला हुआ था। उस भैंसे को मैंने एक मजबूत रस्सी से बांधा ताकि अगर बाघ आसपास हो तो वो उसे आसानी से देख सके। मेरा इरादा था कि उस रात मैं पास ही कहीं घात लगाकर बैठूं और नरभक्षी के आने का इंतजार करूं। शाम ढलते ही जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। हवा में ठंडक बढ़ने लगी और चारों ओर जंगल की आवाजें गूंजने लगीं। कहीं झींगुरों की तीखी ध्वनि, कहीं दूर किसी हिरण की चेतावनी भरी पुकार, और बीच बीच में किसी अज्ञात पक्षी की आवाज। मैं एक पेड़ पर चढ़कर आराम से बैठ गया और अपनी राइफल को तैयार अवस्था में रख लिया। भैंसा नीचे बंधा हुआ था और कभी कभी रस्सी खींचते हुए घास चरने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी तरह शांत था, मानो उसे आसपास मंडरा रहे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। घंटे बीतते गए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे झाड़ियों में कुछ हिल रहा है, लेकिन हर बार वो केवल हवा या किसी छोटे जानवर की हरकत निकलती थी। रात गहरी होती चली गई। लगभग आधी रात के बाद अचानक दूर से सांभर हिरण की तेज चेतावनी पुकार सुनाई दी। जंगल में ये संकेत अक्सर किसी बड़े शिकारी जैसे बाघ या तेंदुए की मौजूदगी का होता है। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया। कुछ ही क्षण बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से। मैंने ध्यान से अंधेरे जंगल की ओर देखा, लेकिन घने पेड़ों और झाड़ियों के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भैंसा भी अब बेचैन होने लगा था। वो बार बार सिर उठाकर हवा सूंघता और फिर घबराकर रस्सी खींचता।
अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कहीं न कहीं आसपास नरभक्षी बाघ मौजूद है। मैंने अपनी राइफल को और मजबूती से पकड़ लिया और पूरी तरह स्थिर होकर इंतजार करने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाघ भैंसे के पास नहीं आया। काफी देर बाद जंगल फिर से शांत हो गया। धीरे धीरे रात बीत गई और पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सुबह हो चुकी थी। नरभक्षी उस रात मेरे जाल में नहीं फंसा। मैं पेड़ से नीचे उतरा, भैंसे को खोला और उसे वापस गांव भेज दिया। अब यह साफ हो गया था कि यह बाघ बेहद चालाक और सतर्क है। इसे पकड़ना या मारना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन मैं भी अब पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि जब तक ये नरभक्षी मारा नहीं जाता, तब तक मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाघ के उसी स्थान पर फिर आने की संभावना बहुत कम समझते हुए मैंने जीवित भैंसे के ऊपर बैठकर इंतजार करने का विचार छोड़ दिया और सोचा कि यदि कहीं और शिकार करेगा तो उसकी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन इस अनुमान में मैं गलत निकला, क्योंकि अगले ही दिन दोपहर से पहले ही संदेशवाहक आनाकुट्टी पहुंचे और खबर दी कि उस भैंसे को एक बाघ ने मार डाला है और उसका कुछ हिस्सा खा भी लिया है। दोपहर के 3 बजे तक मेरी मचान तैयार हो गई और मैं लगभग 15 फुट की ऊंचाई से उस मरे हुए चारे को देखता हुआ बैठ गया। सबसे पहले वहां जो मेहमान आया वो एक बड़ा लाल मार्टिन था। ये नेवले की एक बड़ी प्रजाति है जो नीलगिरी की निचली ढलानों में पाई जाती है। वो लगभग 5:30 बजे आया। पहले उसने सावधानी से थोड़ा सा कुतरा और फिर कच्चे मांस के बड़े बड़े टुकड़े निगलने लगा। 6 बजे तक वो इतना भर चुका था कि और नहीं खा सकता था और फिर वहां से चला गया, शायद रात भर गहरी तृप्ति की नींद सोने या फिर भारी अपच से परेशान होने के लिए। संध्या ढलते ही 3 सियारों की धुंधली आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं। बड़ी हिम्मत से वे मरे हुए जानवर के पास आए, उसे सूंघा, चारों ओर घबराई हुई नजरों से देखा और फिर डरकर भाग गए। लेकिन भूख उन्हें बार बार वापस खींच लाती थी। लगभग चौथी कोशिश में वे आखिर खाने बैठ गए, मगर मुश्किल से कुछ और ही खाए थे कि अचानक भागम भाग मच गई और वे फिर गायब हो गए। मैंने सोचा ये अवश्य बाघ के आने का संकेत है, और सचमुच एक दुबली पतली धूसर आकृति फिसलती हुई खुले स्थान में आई और धीरे धीरे शिकार के पास पहुंची। लेकिन कोई बाघ अपने ही शिकार के पास इतनी झिझक से नहीं आता। दरअसल वो लकड़बग्घा था। लकड़बग्घा भी बार बार उसी तरह डर डर के पास आता जैसे उसके छोटे रिश्तेदार सियार आए थे। कई बार उसने मांस को सूंघा, दाएं बाएं चोरी छुपे नजर डाली, फिर थोड़ा दूर जाकर बड़े घेरे में घूमकर देखता कि कहीं असली मालिक आसपास तो नहीं है। ये सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। तब जाकर वो आराम से बैठकर खाने लगा। वो लगभग 10 मिनट से खा ही रहा था कि पास ही कहीं से बाघ की आवाज सुनाई दी। आ ओंग ओंग हा, उघा उग, ओ न ओन। रात की खामोशी में ये पुकार 4 बार गूंजी। इतना सुनते ही लकड़बग्घा जैसे जादू से गायब हो गया और फिर वापस नहीं आया। मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा रहा, किसी भी क्षण बाघ के प्रकट होने की उम्मीद में। लेकिन घंटे बीतते गए और वो नहीं आया। जो भी कारण रहा हो, उस रात बाघ ने अपने शिकार से दूरी बनाए रखी। झूठी भोर तक मैं ठंड से कांप रहा था, जबकि मौसम गर्मियों का था। सुबह की रोशनी होने तक मैं मचान पर बैठा रहा, फिर नीचे उतरा, शरीर अकड़ा हुआ, मन में भारी निराशा और खासकर उस बाघ के प्रति गुस्सा। उस रात वो अपने शिकार के इतना पास आकर भी सामने क्यों नहीं आया, ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। अगले दिन मैंने आराम किया और रात को अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार टिप्पा काडू की सड़क पर कार से गश्त लगाई। लेकिन बाघ का कोई निशान नहीं मिला। इस बार सड़क के किनारे बने एक छोटे पुल से एक छोटा तेंदुआ छलांग लगाकर नीचे उतरा और खाई में दुबक गया। कार की रोशनी में उसकी चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। मैंने उसे यूं ही छोड़ दिया ताकि वो सुंदर जंगलों में खुशी से जी सके, जहां उसका असली घर था। अगला सप्ताह बिना किसी घटना के बीत गया। मैंने लगभग तय कर लिया था कि अब इस शिकार को छोड़कर बैंगलोर लौट जाऊंगा। लेकिन अंत में मैंने सोचा कि जाने से पहले 3 दिन और रुकूं। इनमें से एक दिन शांति से बीत गया। दूसरे दिन दोपहर में खबर आई कि सेगूर के एक अमीर पशुपालक का बेटा, जो अपने पिता को दोपहर का खाना देने जा रहा था, बाघ उठा ले गया। मैं तुरंत अपने करुम्बा ट्रैकर्स के साथ वहां पहुंचा और उसका पीछा शुरू किया। बाघ उस लड़के को सेगूर नदी पार कर जंगल की ओर ले गया था। हमने उसका पीछा जारी रखा और इस बार उसका शव एक नाले में छिपा हुआ मिला, आधा खाया हुआ। दुर्भाग्य से लड़के का पिता भी वहां पहुंच गया और वो शव को ले जाना चाहता था। उसे समझाने में 1 घंटा लग गया कि शव को वहीं रहने दे, ताकि मैं मचान बनाकर बाघ का इंतजार कर सकूं।
शव के पास कोई उपयुक्त पेड़ या चट्टान नहीं थी जहां मैं छिप सकूं। आखिर तय हुआ कि शव को लगभग 50 फुट खिसकाकर एक बांस के झुरमुट के पास रखा जाए। उसके ऊपर एक अस्थिर सी मचान बनाई गई। उस तक पहुंचने के लिए मुझे कटे हुए बांस के तने पर बने निशानों से चढ़ना पड़ा। ऊपर पहुंचकर देखा तो वो मचान मेरे जीवन की सबसे खराब मचानों में से एक थी। हल्की सी हवा से भी वो डगमगाने लगती थी और मेरी हल्की सी हरकत से नीचे बांस डरावनी आवाज में चरमराने लगते थे। इसके अलावा शव मुझसे 30 गज दूर था और आसपास उगे बांसों के कारण मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। मेरी निगरानी की शुरुआत बेहद उबाऊ रही। एक मोर के अलावा कोई जीव दिखाई नहीं दिया। वो नाले के किनारे उतरा और धीरे धीरे नीचे आया। अचानक उसने नाले में पड़े उस मानव शरीर को देखा और घबराकर जोर से पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। डूबते सूरज की किरणों में उसकी लंबी पूंछ हरे लाल रंग में चमक रही थी, मानो जंगल में उड़ता हुआ कोई धूमकेतु हो। रात के लगभग 9 बजे मुझे बाघ की उपस्थिति का आभास हुआ, जब उसने उस जगह के पास से धीमी कराह निकाली जहां उसने पहले शव छोड़ा था। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि शव को क्यों हटाया, लेकिन ये करना जरूरी था क्योंकि वहां मेरे छिपने की कोई जगह नहीं थी। जब बाघ ने देखा कि उसका शिकार हिलाया गया है, तो उसने कई बार गुर्राहट की। हालांकि हमने उसे केवल 50 फुट ही हटाया था और जहां वो खड़ा था वहां से उसे नया स्थान दिखाई देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन शिकार को हिलाना एक बड़ी गलती साबित हुआ। नरभक्षी बाघ बेहद चालाक और सतर्क हो जाता है। वो प्रायः केवल अकेले व्यक्ति पर हमला करता है और लंबे समय तक पीछा करने के बाद ही। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी नरभक्षी ने लोगों के समूह पर हमला किया हो। ये बाघ निश्चित रूप से बहुत तीव्र छठी इंद्रिय वाला था, क्योंकि उसे तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसा मैंने उम्मीद की थी कि वो खुले तौर पर अपने शिकार के पास आएगा, वैसा नहीं हुआ। इसके बजाय वो पूरे इलाके के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और बीच-बीच में धीमी करुण कराह जैसी आवाज निकालता रहा, मानो किस्मत की बेरहमी पर शिकायत कर रहा हो कि उसका शिकार हटा दिया गया है। करीब 1 घंटे तक वो इसी तरह चक्कर लगाता रहा। आखिरकार उसने मान लिया कि ये शिकार अब निषिद्ध है। आखिरी बार मैंने उसकी धीमी कराह को दक्षिण की ओर दूर जाते हुए सुना, जब वो पहाड़ियों की ओर लौट गया। इस अंतिम घटना और असफलता ने मेरे भीतर इस अत्यंत चालाक जानवर को मारने का निश्चय और भी मजबूत कर दिया। जरूरत पड़ी तो मैं अपना लौटना 2 हफ्ते और टालने को तैयार था। अब करुम्बा लोगों से बातचीत में ये सुझाव मिला कि बाघ शायद रात में उन बैलगाड़ी के रास्तों पर मिल सकता है जो अन्नाकुट्टी, सेगूर और महावना हल्ला से जंगल के भीतर जाते थे, बजाय उन मुख्य सड़कों के जिन पर मैं कई रातों से कार से गश्त कर रहा था। चूंकि उन रास्तों पर कार चलाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने अगले सप्ताह के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर ली और निश्चय किया कि हर रात उसमें बैठकर आसपास के सभी संभावित रास्तों पर घूमूंगा। उस बैलगाड़ी का चालक कैसबा जाति का एक बेहद साहसी आदमी था। मेरे साथ मेरे 2 करुम्बा स्काउट भी थे, जो मुझे सबसे संभावित रास्ते बताते। अगली 3 रातें हमने इसी तरह बिताईं। हमें केवल सांभर और चीतल हिरण ही दिखाई दिए और तीसरी रात एक हाथी, जिसने हमें कुछ चिंताजनक पल दिए। ये घटना उस जगह हुई जहां रास्ता अन्नाकुट्टी नदी को पार करता था, जो गांव से लगभग 2 मील दूर थी। वो हाथी एक विशाल मुट्ठी पेड़ के नीचे बिल्कुल चट्टान की तरह स्थिर खड़ा था और हमें दिखाई ही नहीं दिया। हमारी बैलगाड़ी में कार की बैटरी और सील्ड बंद स्पॉटलाइट भी थी, जिसे मैंने कार से निकाल लिया था और केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल करना था। सामान्य रोशनी के लिए हमारे पास 2 टॉर्च थीं, एक 7 सेल और दूसरी 5 सेल वाली। हम नदी पार कर रहे थे और गाड़ी लगभग बीच धारा में थी। बैल नरम रेत में फंसे भारी पहियों को खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी टॉर्च की रोशनी से परेशान होकर हाथी ने अचानक ऐसी तेज चीख मारी, जैसे प्रलय का अंतिम बिगुल बज उठा हो, और पानी उछालता हुआ हमारी ओर दौड़ पड़ा। मैंने तुरंत स्पॉटलाइट जला दी। उसकी तेज रोशनी में वो लगभग 30 गज की दूरी पर दिखाई दिया। तेज रोशनी पड़ते ही वो रुक गया। वो पानी में अपने पैर पटकने लगा और अपना विशाल शरीर और सूंड इधर उधर झुलाने लगा, मानो तय नहीं कर पा रहा हो कि हमला करे या लौट जाए। हम सब ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सारी रोशनी उसी पर डाल दी। गुस्से से चीखता हुआ वो मुड़ा और काले जंगल की ओर भाग गया, एक बेहद क्रोधित और अपमानित हाथी। अगली 3 रातें भी हमने इसी तरह बैलगाड़ी में जंगल के रास्तों पर घूमते हुए बिताईं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 7वें दिन की सुबह बाग में अन्नाकुट्टी में तैनात वन रक्षक के 18 वर्षीय बेटे को मार दिया। सुबह 9 बजे तेज धूप में वो अपने घर से निकला और उस पगडंडी की ओर गया जो नदी और उस बंगले की तरफ जाती थी, जहां मैं रात भर बैलगाड़ी में घूमने के बाद सो रहा था। वो अपने कुत्ते को बुलाने गया था, जो गांव और बंगले के बीच अक्सर घूमता रहता था,
क्योंकि मैं हर भोजन के बाद उसे कुछ खाने के टुकड़े दिया करता था। लेकिन वो लड़का फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। उसके पिता, जो वन रक्षक थे, सोचते रहे कि वो मेरे साथ बंगले में होगा। दोपहर के समय जब वो खाने के लिए नहीं आया, तो वे उसे लेने बंगले की ओर चले। नदी से कुछ दूरी पहले सड़क किनारे उन्हें अपने बेटे की टोपी पड़ी मिली। ये देखकर वे घबरा गए और उन्होंने लड़के को आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं मिला। वे दौड़ते हुए बंगले पहुंचे और मुझे जगाकर सारी बात बताई। मुझे तुरंत लगा कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। मैंने अपनी राइफल उठाई और उनके साथ उस जगह पहुंचा जहां टोपी पड़ी थी। आसपास देखने पर हमें 10 गज दूर झाड़ी के नीचे उसकी चप्पल मिली। अब हमें समझ आ गया था कि सबसे बुरा हो चुका है। मैं वहीं रुका रहा और रोते हुए पिता से कहा कि वे तुरंत गांव जाकर करुम्बा ट्रैकर्स को बुलाएं। 15 मिनट के भीतर वे लोग आ गए और हमने बाघ का पीछा शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता था कि लड़के ने काफी संघर्ष किया था और शायद जोर से चिल्लाया भी होगा। हालांकि उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि जहां हमें उसकी चप्पल मिली थी उससे कुछ ही गज दूर बाघ ने उसे जमीन पर पटक दिया था और बुरी तरह काटा था। ये बात वहां की सूखी घास पर फैले अचानक उछले हुए खून के धब्बों से स्पष्ट हो रही थी, जो लगभग 1 वर्ग गज के क्षेत्र में फैले हुए थे। इसके बाद बाघ अपने शिकार को लेकर आगे बढ़ गया था और जमीन पर खून की एक लकीर छोड़ता चला गया था, जो धीरे धीरे कम होती गई थी क्योंकि खून जमने लगा था। यहाँ नदी उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती थी और हमें पता चला कि बाघ उसी दिशा में जा रहा था। हम तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही उस घने जंगल में पहुंच गए जो नदी के किनारों को ढके हुए था। वहां फिर से खून के निशान दिखाई देने लगे, जो झाड़ियों की पत्तियों पर लाल धब्बों के रूप में थे, जब बाघ अपने मुंह में शिकार दबाए झाड़ियों के बीच से गुजरा था। नदी के किनारे की नरम मिट्टी में हमें उस हत्यारे के ताजे पंजों के निशान दिखाई दिए। वे उथले पानी को पार करते हुए दूसरी ओर के किनारे तक गए थे। वहां से वे ढलान पर ऊपर एक जंगली बेर की झाड़ियों के झुरमुट तक जाते थे। उसी के सामने हमें लड़के के अवशेष मिले। वो लगभग आधा खाया जा चुका था और दृश्य अत्यंत भयावह था। अब हमें ये भी समझ में आ गया था कि रास्ते में अचानक खून के बड़े धब्बे क्यों दिखाई दिए थे। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, बाघ जब उसे उठाकर ले जा रहा था, तब वो लड़का अभी जीवित था। वो छूटने की कोशिश में चीख रहा होगा और संघर्ष कर रहा होगा। इससे नाराज होकर बाघ ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने अगले पंजे से उसके सिर पर एक जबरदस्त प्रहार किया। उसके माथे की हड्डी ऐसे अंदर धंस गई थी, मानो किसी अंडे का खोल दबा दिया गया हो। बाघ के तेज पंजों ने सिर की खाल को आधा उधेड़ दिया था और खोपड़ी की नंगी हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। एक पंजे की चोट से उसकी एक आंख भी बाहर निकल आई थी, जो अपने खोखले से लटक रही थी। उस बेचारे पिता का दुख देखना अत्यंत हृदय विदारक था। वो अपने इकलौते बेटे के शत विक्षत शरीर के पास गिर पड़ा, उसके अवशेषों को चूमने लगा और आसमान और धरती से बदला लेने की पुकार करने लगा। वो सूखी जमीन से धूल उठाकर अपने सिर पर डालता जा रहा था और विलाप कर रहा था। उस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को गहरे दुख से भर दिया। लेकिन हम जानते थे कि इस नरभक्षी बाघ को मारना अब पहले से भी अधिक जरूरी हो गया था। मैंने उसके सिर को जोर से झंझोरकर उसे होश में लाने की कोशिश की और गंभीरता से कहा कि जितना अधिक वो शोर मचाएगा और समय बर्बाद करेगा, उतनी ही हमारी बाघ को मारने की संभावना कम हो जाएगी। इस तरह हम उसकी जोर जोर की चीखों को कम करके केवल सिसकियों तक सीमित करने में सफल हुए। एक मध्यम आकार का जुमलुम पेड़ उस जंगली बेर की झाड़ी पर छाया किए हुए था, जिसके नीचे लड़के का शव पड़ा था, और मैंने तय किया कि इसी पेड़ पर अपनी मचान बनाऊंगा। मैंने लड़के के पिता और दोनों करुम्बा साथियों को बंगले वापस भेज दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे मेरी चलने वाली चारपाई मचान ले आएं। उनके लौटने तक मैं अपनी सुरक्षा के लिए जुमलुम पेड़ पर चढ़ गया और इस आशा में बैठा रहा कि यदि बाघ अचानक आ जाए तो मुझे गोली चलाने का मौका मिल सके। 1 घंटे से भी कम समय में दोनों करुम्बा मचान लेकर लौट आए। उन्होंने उसे जुमलुम पेड़ की निचली शाखाओं में लगभग 15 फुट की सामान्य ऊंचाई पर मजबूती से बांध दिया। वे मेरे निर्देश के अनुसार पानी की बोतल, गन टॉर्च और कंबल भी ले आए थे। दोपहर के कुछ समय बाद मैं बड़ी उम्मीदों के साथ मचान पर चढ़ा। शाम आई, फिर रात भी आई, लेकिन बाघ का कोई संकेत नहीं मिला। तभी अचानक एक तेज बारिश का तूफान आ गया। ऐसा तूफान जो कभी कभी भारत की सूखी गर्मियों के बीच अचानक आ जाता है। बिजली की चमक से जंगल दिन की तरह उजाला हो जाता और नीचे बेर के पेड़ के पास पड़ा शव साफ दिखाई देने लगता। गरजते बादल आसपास की पहाड़ियों से टकराकर गूंज उठते। बारिश मूसलाधार होने लगी और उससे पहले ओलों की तेज बौछार पड़ी। एक ही मिनट में मैं सिर से पांव तक भीग गया।
बारिश लगातार होती रही और मेरी आंखों के सामने ही नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। आसपास की पहाड़ियों से बहकर आया पानी उसमें मिल रहा था और थोड़ी ही देर में मुझे लगा कि अब नदी को पार करना असंभव हो गया है। ये भयानक स्थिति आधी रात के बाद तक बनी रही। फिर बारिश हल्की ठंडी फुआर में बदल गई। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों से एक बेहद ठंडी हवा चलने लगी जो भीगे हुए जंगल पर बह रही थी। जब फुआर भी बंद हो गई और मेरे भीगे कपड़ों और कंबलों में से पानी सूखने लगा तो ठंड असहनीय हो गई। मैं खुशी खुशी एक दर्जन नरभक्षियों से सामना करके भी बंगले लौट जाता, लेकिन ये असंभव था क्योंकि नदी अभी भी उफन रही थी और पार नहीं की जा सकती थी। तेज धारा में उखड़े हुए पेड़ों के तने, टूटी शाखाएं और तरह तरह का मलबा बहता चला जा रहा था। ऐसी अंधेरी रात में उस उफनती धारा को पार करने की कोशिश करना डूबकर मरने या किसी बहते हुए तने से सिर पर चोट लगने को निमंत्रण देना था। मेरी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। भीषण ठंड, लगातार भीगना, नींद की कमी और पूरी तरह थक जाने की वजह से मुझे मलेरिया का तेज दौरा पड़ गया। शुरुआत सामान्य कंपकपी से हुई। मेरे दांत ऐसे बजने लगे जैसे कोई खड़खड़ाहट वाली चीज बज रही हो। 1 घंटे के भीतर ही तेज बुखार चढ़ गया और मैं लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गया। अब मुझे न बाग में कोई दिलचस्पी थी, न शिकार में। उस भुलाए न जा सकने वाली रात का बाकी समय मैंने कैसे मचान से गिरे बिना बिताया, ये आज तक मेरी समझ से बाहर है। अगली सुबह 8 बजे के बाद ही मेरे करुम्बा साथी लौटे। उन्होंने मुझे लगभग बेहोशी की हालत में पाया और बुखार अभी भी तेज था। किसी तरह वे मुझे नदी पार कराकर बंगले तक ले आए। अगले 48 घंटे में बिस्तर पर पड़ा रहा। मलेरिया की कपकपी और बुखार के दौरे आते रहे, जो तीसरे दिन लगातार पालोड्रिन दवा लेने से कुछ कम हुए। ये भी आश्चर्य की बात है कि इस भयानक अनुभव के बाद मुझे निमोनिया नहीं हुआ। तीसरे दिन जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मेरे आदमियों ने बताया कि भयंकर तूफान के दौरान या उसके बाद बाघ वापस आया और अपने शिकार को उठाकर ले गया, जबकि मैं उसी पेड़ पर गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। इस बात के लिए मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि यदि मैं बुखार की बेहोशी में पेड़ से गिर गया होता तो शायद मैं भी उसका शिकार बन जाता। अगले 2 दिन मैंने आराम किया ताकि पूरी तरह ठीक हो सकूं और किसी नए शिकार की खबर का इंतजार कर सकूं। तीसरे दिन मैंने 3 भैंसों को चारे के रूप में बांधा, एक अनाकुट्टी, एक सेगूर और एक महवन्ना हल्ला में। अगली सुबह तीनों भैंसें जीवित थीं, इसलिए अगले दिन मैंने फिर से जंगल में घूमना शुरू किया। सुबह अनाकुट्टी के आसपास पैदल और रात को कार से टिप्पा काडू तक जाकर वापस। 2 दिन बाद पिछले 3 हफ्तों की बदकिस्मती अचानक बदल गई। उस सुबह मैंने सोचा कि सैगुर नदी के किनारे कुछ मील नीचे की ओर जाऊं। हम कार से सैगुर गांव पहुंचे और एक बड़े केले के बागान के पास कार छोड़ दी। लगभग 1 मील आगे एक दलदली इलाका था जिसे स्थानीय लोग बाइसन स्वाम्प कहते थे। उसके आधा मील आगे घना बांस का जंगल दोनों किनारों पर फैला हुआ था। ये जगह हाथियों और सांभरों की पसंदीदा जगह थी और कभी-कभी बाघ भी पहाड़ियों से उतरते समय यहाँ से गुजरते थे। सुबह 8:30 बजे हम बांसों के बीच पहुंचे ही थे कि सामने वाले किनारे से एक सांभर हिरनी ने जोर से चेतावनी की आवाज निकाली। तुरंत ही एक नर सांभर की भारी आवाज भी सुनाई दी। मैं और मेरे करुम्बा साथी नदी के किनारे उगी घनी घास में जमीन पर लेट गए। सांभर लगातार आवाजें निकाल रहे थे। स्पष्ट था कि उन्होंने किसी खतरे को देख लिया है। पहले मुझे लगा कि शायद उन्होंने हमें देख लिया है, लेकिन हवा उनकी तरफ से हमारी तरफ आ रही थी, इसलिए वे हमारी गंध नहीं पा सकते थे। नहीं वे हमें देख सकते थे। इसलिए निष्कर्ष यही था कि उन्होंने किसी बाघ या तेंदुए को देखा होगा। लगभग 10 मिनट बाद पत्थरों पर जोर की आवाज करते हुए एक नर सांभर और उसके पीछे एक मादा नदी पार करते हुए भागे और हमारे किनारे के बांसों में गायब हो गए। हम बिल्कुल स्थिर पड़े रहे। कुछ ही क्षण बाद सामने वाले बांसों से एक बाघ बाहर निकला। वो बेहद शांत, सुंदर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो ढलान उतरकर नदी के किनारे आया और बिना झिझक पानी में उतर गया। जब पानी उसके सीने तक पहुंचा तो वो रुक गया और पानी पीने लगा। मैंने सावधानी से निशाना साधा और उसकी बाएं कंधे के पीछे गोली चलाई। गोली लगते ही वो पीछे उछला, एक खांसी जैसी आवाज निकाली और फिर करवट लेकर गिर पड़ा। मैं तुरंत छिपने की जगह से बाहर आया और लगभग 40 गज आगे बढ़ा। 15 मिनट तक मैं वहीं खड़ा रहा ताकि जरूरत पड़े तो दूसरी गोली चला सकूं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। बाघ मर चुका था। मैंने पहले नरभक्षी के पंजों के निशानों का माप लिया था। जब मैंने उनकी तुलना इस बाघ से की तो वे बिल्कुल मेल खाते थे।
इस प्रकार मुझे पता चल गया कि आखिरकार मैंने सैगुर के नरभक्षी बाघ को मार गिराया है। बाद में ये भी स्पष्ट हुआ कि वो नरभक्षी क्यों बना था। उसकी केवल एक आंख थी, दूसरी आंख पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। जब मैंने उसकी खाल उतारी तो जांच करने पर पाया कि उसकी आंख की खोखली जगह में बंदूक की गोली का टुकड़ा फंसा हुआ था। स्पष्ट था कि किसी शिकारी या शिकारचूर ने कभी उसके चेहरे पर गोली चलाई थी। गोली उसकी आंख में लगी और उसे अंधा कर दिया। दर्द, लाचारी और शिकार करने में कठिनाई के कारण वो अपने सामान्य शिकार नहीं पकड़ पाता था। इसी वजह से उसने उस प्रजाति से बदला लेना शुरू कर दिया जिसने उसकी आंख छीन ली थी, मनुष्य से। इस तरह सैगुर के जंगलों में कई हफ्तों तक आतंक फैलाने वाला वो नरभक्षी बाघ आखिरकार अपने अंत तक पहुंचा। एक घायल, पीड़ित और एक आंख से अंधा हुआ शिकारी जो कभी जंगल का शक्तिशाली राजा था, परिस्थितियों के कारण इंसानों का दुश्मन बन गया। उसकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जंगल के ये खतरनाक घटनाक्रम अक्सर किसी न किसी मानवीय गलती या लालच से शुरू होते हैं। सैगुर के लोगों के लिए ये अंत राहत लेकर आया। अब वे फिर से अपने खेतों, जंगल के रास्तों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट सकते थे, उस डर के बिना जो कई दिनों से उनके साथ साया बनकर चल रहा था। लेकिन जंगल की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। भारत के घने जंगलों में आज भी ऐसे अनगिनत रहस्य, संघर्ष और रोमांच छिपे हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और सच्ची जंगल कहानियाँ और रोमांचक घटनाएं लेकर आते रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और रहस्यमयी जंगल की दास्तान के साथ।